नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी राजस्थान 1000 के अंतर्गत स्वागत है। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली दोस्तों राजस्थान जीके से संबंधित होने वाली है। राजस्थान जीके में दोस्तों जितने भी पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में अपन लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं और आज की वीडियो नंबर दोस्तों 174वें नंबर की वीडियो होने वाली है। ठीक है, टॉपिक की बात करें दोस्तों, टॉपिक चल रहा है अपने राजस्थान की मृदा से संबंधित। और राजस्थान की मृदा से संबंधित मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी जो कि 10-15 मिनट की वीडियो है। और आप राजस्थान से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीईटी, पशु परिसर, रीट मेंस, चाहे और कोई भी एग्जाम दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों आज का सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा होने वाला। इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आज का सबसे पहले क्वेश्चन अपने सामने है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक प्रतिभूमि स्थित है। तो दोस्तों प्रतिभूमि होती क्या है, तो प्रतिभूमि वह होती है दोस्तों जिसमें मतलब कि कोई भी सीमांत जो भूमि है, जिसमें मतलब कि प्रति वर्ष खेती नहीं की जाती है और 1-2 साल के लिए दोस्तों इसको खाली छोड़ दिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये मृदा जो होती है वापस मतलब कि उपजाऊ हो जाती है, उपजाऊ होने के बाद में वापस खेती की जाती है। तो ये 1-2 साल के लिए जो पड़ी हुई रहती है वो भूमि क्या कहलाती है, प्रतिभूमि कहलाती है। और प्रतिभूमि का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे, जोधपुर और नागौर और पाली के अंतर्गत दोस्तों सर्वाधिक मतलब कि इनका प्रतिशत आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत की बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दोस्तों भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, भूरी मृदा की बात करें दोस्तों, भूरी मृदा कहाँ कौन से जिले में पाई जाती है। तो दोस्तों जो अपना बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है, बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, ये भूरी मृदा के नाम से जाना जाता है। और बनास का प्रवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ पे, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है, ये जिसमें दोस्तों भूरी मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो मतलब कि बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है ये भूरी मृदा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो थार मरुस्थल में दोस्तों ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर जैसे सेल बलुई मिट्टी का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों ये बात अपनी सही है। थार मरुस्थल में जो ग्रेनाइट होते हैं और बलुआ जो पत्थर होते हैं उनके द्वारा मतलब कि बलुई मिट्टी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों के द्वारा बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। और दक्षिणी भाग में दोस्तों ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट जो शैली है इनके द्वारा दोस्तों लाल लोमी मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, लाल लोमी मिट्टी की बात करें दोस्तों, लाल लोमी मिट्टी कहाँ पर है, ये अपने उदयपुर का दक्षिणी भाग और उदयपुर का जो मध्य भाग है, इसके अलावा दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो भाग है यहाँ पे दोस्तों लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जिसका निर्माण किससे होता है, ग्रेनाइट, निस और क्वार्टजाइट जो शैली के पत्थर है उनके द्वारा मतलब कि इस मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी भाग में दोस्तों बेसाल्टिक जो लावा है दोस्तों, बेसाल्टिक लावा के माध्यम से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी जो भाग यानी कि हाड़ौती का जो पठारी भाग है इनमें दोस्तों लावा के माध्यम से मतलब कि जो विघटन होता है या अपक्षरण होता है उनके माध्यम से दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, और दक्षिणी भाग में दोस्तों फास्फेटिक शैली के क्षरण से दोस्तों मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है दोस्तों। जो लाल मिट्टी है दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट, निस और शिस्ट जो चट्टाने होते हैं उनके क्षरण से दोस्तों मतलब कि मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, मिश्रित लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो मतलब कि निस चट्टाने और मतलब कि ग्रेनाइट और शिस्ट जो चट्टाने होते हैं उनके टूटने के कारण दोस्तों लाल और मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है, बाकी 3 ऑप्शन सही है, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन अपना सही है। कथन देखना है, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी का उर्वरक शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। तो ये बात अपनी सही है दोस्तों, राजस्थान में जो सिरोजम मिट्टी पाई जाती है उसमें उर्वरक शक्ति कम होती है। और सिरोजम जो मिट्टी है दोस्तों उसमें नाइट्रोजन व कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ये बात अपनी सही दोस्तों, जो सिरोजम मिट्टी होती है उसमें उर्वरक क्षमता कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, तो ए कथन की आर मतलब कि एक सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों कथन सही है और आर यहाँ पे ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है, कहाँ नहीं पाई जाती है। ठीक है, भूरी मृदा की बात की गई है। तो भूरी मृदा अपने जो बनास का जो प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों इसमें भूरी मृदा पाई जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे भूरी मृदा नहीं पाई जाती है, तो ये दोस्तों पाली वाला जो क्षेत्र है इसमें भूरी मृदा नहीं पाई जाती है। बाकी उदयपुर और राजसमंद का क्षेत्र तो आपस में टच है, तो यहाँ पे दोस्तों भूरी मृदा का क्षेत्र पाया जाएगा। और टोंक के अंदर बनास नदी बहती है और बूंदी मतलब कि अपने टोंक के टच में है या भीलवाड़ा के टच में है। ठीक है, तो इसकी वजह से दोस्तों ये भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, उदयपुर, राजसमंद और सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों भूरी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से ऐसा कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी अपन बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर चित्तौड़। उदयपुर चित्तौड़ में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उदयपुर चित्तौड़ में लाल काली मिट्टी, जो कि दोस्तों मक्के के लिए दोस्तों सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जो कि उदयपुर चित्तौड़ में लाल और काली मिट्टी पाई जाती है। और अलवर जयपुर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों दोमट मिट्टी पाई जाती है, जिसको कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जो कि अलवर जयपुर से संबंधित है, जो कि एक नदी के द्वारा जो अफवाह क्षेत्र के माध्यम से जो मिट्टी लाई जाती है वो जलोढ़ या कच्छारी मिट्टी कहलाती है। ठीक है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी की बात करते हैं तो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पे कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसको आपको मैप के माध्यम से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की बात की जा रही है तो ये दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है। ठीक है, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी है, जो कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? एक तो अपने श्रीगंगानगर में पाई जाती है, और एक इधर देखिए आप अलवर का क्षेत्र, यानी कि अभी खैरतल तिजारा अलग हो गया, और एक इधर दोस्तों अलवर और खैरतल तिजारा जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों भूरी रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो वापस आप ऊपर चलिए तो यहाँ पे दोस्तों श्रीगंगानगर में दोस्तों भूरी बलुई नहीं है, भूरी कछारी मिट्टी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना गलत है। बाकी कोटा झालावाड़ की बात करें दोस्तों, कोटा झालावाड़ जो कि बेसाल्टिक चट्टानों के अपर्दन लावा के द्वारा, मतलब कि जो बेसाल्टिक चट्टान है उनके लावा के अपर्दन के कारण दोस्तों काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि दोस्तों मतलब कि जो व्यापारिक जो फसलें हैं उनके लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, जैसे दाल है या फिर मतलब कपास है, सोयाबीन की जो फसलें हैं दोस्तों, इनके लिए दोस्तों बहुत ही उपयुक्त मिट्टी है कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी है। नेक्स्ट देखिए, तो वापस इस मैप को देख लीजिए, भूरी रेतीली मिट्टी, ये दोस्तों घग्गर नदी का जो क्षेत्र है इसमें भूरी रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है, और भूरी रेतीली कछारी मिट्टी वही दोस्तों जो कि अपने खैरतल तेजारा और अलवर वाला क्षेत्र है। और इसके अलावा दोस्तों इधर बात करें तो भूरी और रेतीली मिट्टी की बात करें तो ये शेखावटी का क्षेत्र है और नागौरी उच्च भूमि का क्षेत्र है। और लवणीय मिट्टी की बात करें दोस्तों, ये बालोतरा बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है और ये पाली जालोर वाला जो क्षेत्र है इसमें मतलब कि लवणीय मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मतलब कि लवणीय झीलें यानी कि खारे पानी की झीलें वगैरह का दोस्तों इस क्षेत्र में है। ठीक है, जिसमें बालोतरा बाड़मेर और जालोर और पाली का क्षेत्र आता है। और लाल पीली मिट्टी की बात करें तो लाल पीली मिट्टी ये अपने यहाँ पे दिख रही है। और इसके अलावा दोस्तों ये है दोस्तों भूरी मिट्टी। ठीक है, ये वाला क्षेत्र बिल्कुल भूरी मिट्टी का, जिसमें बनास का प्रभाव क्षेत्र आता है, राजसमंद उदयपुर भीलवाड़ा टोंक अजमेर सवाई माधोपुर का जो क्षेत्र है ये दोस्तों भूरी मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, और मिश्रित लाल की बात करें तो ये मिश्रित लाल का क्षेत्र दोस्तों लावा का जो क्षेत्र, ये अपने मालवा का जो क्षेत्र है मालवा का, ठीक है मालवा, मालवा का जो क्षेत्र है इसमें दोस्तों मिश्रित लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों मध्यम काली है जो कि अपने हाड़ौती पठार से संबंधित है। और इसके अलावा दोस्तों लाल लोमी की बात करें तो लाल लोमी उदयपुर का दक्षिणी भाग और डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिक समस्या सेम से भीषणतम प्रभावित है दोस्तों? तो सेम की समस्या से कौन सा क्षेत्र मतलब कि एक भीषणतम प्रभावित है? तो ये है दोस्तों श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब कि नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, और नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है तो उनके द्वारा जो पानी आता है वो पानी के नहर के अगल जो आसपास का जो क्षेत्र है उसमें मतलब कि पानी रिसता है। ठीक है, कणों के माध्यम से, मतलब कि केस कणों के माध्यम से पानी पानी रिसता है, और जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे सेम की समस्या है। ठीक है, दलदली भूमि बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, जिप्सम का उपयोग किस प्रकार की मृदा के सुधारने हेतु किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किसके लिए यूज किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है क्षारीय मृदा के लिए। ठीक है, और दोस्तों लवणीय मृदा के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो उपयुक्त होता है दोस्तों क्षारीय मृदा के द्वारा ही दोस्तों लवणीय मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो उपयुक्त ऑप्शन है दोस्तों जिप्सम का उपयोग क्षारीय मृदा के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और अम्लीय मृदा के लिए दोस्तों कौन सा यूज किया जाता है? तो अम्लीय मृदा के लिए यूज किया जाता है चूना पत्थर। चूना पत्थर अम्लीय मृदा के लिए यूज किया जाता है, क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम। और लवणीय, केवल लवणीय की बात करें तो केवल लवणीय के लिए कौन सा ऑप्शन आता है? तो ये आता है दोस्तों रॉक फास्फेट। ठीक है, लवणीय मृदा के लिए रॉक फास्फेट, और क्षारीय मृदा के लिए जिप्सम, और अम्लीय मृदा के लिए चूना पत्थर यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रेह, कलर और ऊसर और अल्काइन किस मृदा के अन्य नाम है? रेह कह सकते हैं, कलर कह सकते हैं, ऊसर और अल्काइन ये कौन सी मृदा के उपनाम है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो 42 के अंदर का। ठीक है,
ए ऑप्शन अपना सही है। जो लवणीय मृदा है इसको रेह के नाम से या कलर या ऊसर या फिर अल्काइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदाओं ने किन के प्रयोग से सुधार किया जाता है। तो अम्लीय जो मृदा होती है दोस्तों, इसको किस प्रकार से मतलब कि सुधार करके वापस उपयोग भी किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चूना पत्थर यूज किया जाता है अम्लीय मृदा के लिए। ठीक है, और क्षारीय जो मृदा है उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और रॉक फास्फेट की बात करें तो रॉक फास्फेट किसके लिए यूज किया जाता है। जो लवणीय जो मृदा होती है दोस्तों, लवणीय मृदा के लिए रॉक फास्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, लवणीय मृदा के लिए रॉक फास्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मिट्टी के ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान में जो मिट्टी है उसके ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है रेह के नाम से, कलर के नाम से और ओसर के नाम से और अल्काइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये दो दो ऑप्शन सामने आ गए, इसकी वजह से दोस्तों बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट माना गया है। ठीक है, रेह, कलर, ओसर, अल्काइन जो मिट्टी है दोस्तों किसके उपनाम है, ये लवणीय बालू के उपनाम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खनिज मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है। तो लवणीयता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त कौन सा है दोस्तों, जिप्सम है। ठीक है, क्षारीयता का जो रूप है दोस्तों, ये भी दोस्तों लवणीयता और क्षारीयता का लगभग सेम रूप है। क्षारीयता पहले, उसके बाद लवणीयता ज़्यादा, जब ज़्यादा क्षारीयता होती है हो जाती है तब लवणीय का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों किसका यूज किया जाता है, जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या कहाँ पे पाई जाती है। तो दोस्तों ये कहाँ पे समस्या पाई जाती है, लवणीयता की बात करें दोस्तों, लवणीयता का क्षेत्र कहाँ पे है, पाली के अंतर्गत है। ठीक है, जहाँ पे मतलब खारे पानी की झीलें वगैरह ज़्यादा है वो दोस्तों लवणीय वाला क्षेत्र है, जो कि अपना बालोतरा, बाड़मेर, जालोर और पाली का क्षेत्र आता है। नेक्स्ट देखिए, ऊसर मृदा किसे कहते हैं। तो ऊसर मृदा की बात करें दोस्तों, ऊसर मृदा कौन सी मृदा कहलाती है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 47 के अंदर का जो राइट आंसर है दोस्तों, खारी और लवणीय जो मृदा है ऊसर मृदा कहलाती है। ठीक है, ऊसर कह सकते हैं, रेह कह सकते हैं, कलर कह सकते हैं, अल्काइन कह सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी एक ही नाम है। निम्न में से कौन सी पीएच परास क्षारीय मृदा की सूचक है। तो क्षारीय मृदा का जो पीएच परास होता है दोस्तों, मतलब नॉर्मल जो पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय कहलाता है, और 7 से अगर कम होता है तो क्या कहलाता है, ये दोस्तों अम्लीय कहलाता है। ठीक है, ये इधर का अम्लीय और इधर दोस्तों क्षारीय कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ेगी वो क्षारीय क्षेत्र कहलाएगा, और कम होने के बाद ये दोस्तों अम्लीय मृदा का सूचक कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों पीएच परास क्षारीय मृदा के लिए बताया गया, तो 8 से ऊपर। नेक्स्ट देखिए, मिट्टी की लवणता व क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है। तो मिट्टी की जो लवणता है और क्षारीयता, तो वापस वही क्वेश्चन है, इसके लिए दोस्तों ठोस उपचार क्या है, ये दोस्तों जिप्सम है। ठीक है, जिप्सम है। अगर केवल लवणता ऑप्शन में होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, रॉक फास्फेट का यूज करते हैं। लेकिन अगर दोनों साथ में आ रहे तो दोस्तों उपयुक्त आंसर क्या होगा, जिप्सम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और जिप्सम सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है और जैसलमेर का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टी है वो अम्लीय और क्षारीय तत्वों से संसिक्त कैसे हो जाती है। तो ये दोस्तों जल के प्रवाह के कारण, फ्लो ऑफ वाटर से, और मिट्टी की निचली सतह से ऊपर ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा जल रिसाव के कारण, या फिर मतलब कि मिट्टी के अपक्षालन से, या फिर मिट्टी के ऊपरी सतह से नीचे की ओर जल रिसाव के कारण। तो दोस्तों जो पश्चिमी मिट्टी होती है ये अम्लीय और क्षारीय तत्वों से कैसे संसिक्त हो जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो मिट्टी होती है, मिट्टी की निचली सतह से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा जल रिसाव होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये मतलब कि सेम की समस्या भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, सेम की समस्या, फिर दलदली भूमि कह सकते हैं। इसमें मतलब नीचे की जो नीचे का जो पानी है वो नीचे वो केशिकाओं के द्वारा ऊपर की ओर आता है, जिसको दलदली भूमि के नाम से या सेम की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो।